हाय गाइस, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर की शुरुआत करेंगे बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर की, और यहाँ से हम जो भी क्वेश्चंस आपके मटेरियल में दिए हुए हैं इनका डिस्कशन करना शुरू करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, पहला एमसीक्यू आपके सामने है, और ये समझ लीजिएगा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमेशा और हमेशा आपके ऑब्जेक्टिविटी को इम्प्रूव करते हैं। डजेंट मैटर कि आपका एग्जाम कैसा हो, एमसीक्यूज वाला है या दूसरा है, किसी भी तरीके का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमेशा और हमेशा आपकी ऑब्जेक्टिविटी को इम्प्रूव करते हैं। दैट इज वाई दे आर सो इम्पॉर्टेंट। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। रेंट पे टू लैंडलॉर्ड इज क्रेडिटेड टू। अगर मैंने रेंट पे किया तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या ये हम जर्नल एंट्री जानते हैं कि नहीं? रेंट पेड जब भी किया तो रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो सवाल पूछा है उसने कि भाई क्रेडिट किसे करोगे यहाँ पर? तो क्रेडिट आपने देख लिया कि कैश अकाउंट को करना है। इसका मतलब सीधा सीधा आंसर हमारा यहाँ पर सी है। करेक्ट, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आगे चलते हैं। इन केस ऑफ डेट बिकमिंग बैड, यानी यहां पर क्या हो गया आपके सामने, ये बैड डेट हो गया। द अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू। तो भैया जब बैड डेट्स हो जाते हैं तो हमारी जर्नल एंट्री पास क्या होती है? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, या फिर ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल जो है वो कब इस्तेमाल किया जाता है? जब हम डेटर प्लस बिल रिसीवेबल को लिखते हैं। ठीक बात है कि नहीं? तो इन दोनों में से किसी भी अकाउंट को क्रेडिट कर सकते हैं आप। सो क्वेश्चन में यही पूछा, क्रेडिट किसे करोगे? भाई डेटर अकाउंट को करेंगे हम, या ट्रेड रिसीवेबल। अब देख लेते हैं इसमें से कौन सा गिवन है हमारे पास। तो इसमें हमारे पास गिवन है ए, यानी ट्रेड रिसीवेबल। तो आंसर क्या हो गया भैया? आंसर हो गया इसका ए। चलते हैं आगे। ए लिमिटेड हैज a 35,000 रुपीज अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम मोहन। अकाउंट रिसीवेबल है ये, यानी बिल रिसीवेबल है, हमने मोहन से पैसा लेना है, और 35,000 रुपीज का हमारे पास एक तरह से एसेट है। और जनवरी 20th को क्या हुआ? मोहन मेक्स अ पार्शियल पेमेंट ऑफ 21,000 टू ए लिमिटेड। इसका मतलब 35,000 में से 21,000 की तो भैया पेमेंट आ गई, बाकी बचा 14,000। आगे चलते हैं। द जर्नल एंट्री मेड ऑन जनवरी 20th, यानी पेमेंट की बात हो रही है, टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन इंक्लूड्स व्हाट? क्या बच्चों वाली बात है? 21,000 की पेमेंट के केस में बता रहे जी, बताओ क्या किया जाएगा? अकाउंट रिसीवेबल जो था मेरे दोस्तों, ये मेरा एसेट था कि नहीं? और अगर ये एसेट था तो अब उसकी रिकवरी हुई है कि नहीं? रिकवरी हुई है। कितने अमाउंट की रिकवरी हुई है? 21,000 की रिकवरी हुई है। तो 21,000 से एसेट घट जाएगा, अकाउंट रिसीवेबल 21,000 से क्रेडिट हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू अकाउंट रिसीवेबल। क्या जर्नल एंट्री होनी चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट टू अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट। 21,000 रुपये ये होनी चाहिए जर्नल एंट्री। आइए अब देखें क्वेश्चन क्या बोलता है। बताओ कि रिकॉर्ड कौन सी ट्रांजैक्शन करोगे? ए ऑप्शन में लिखा है अ क्रेडिट टू द कैश रिसीव्ड अकाउंट। नो, कैश को क्रेडिट थोड़ी करेंगे, तो ये आंसर नहीं है। अ क्रेडिट टू द अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट बाय 21,000। यस, ये है अकाउंट, ये है आंसर बी। तो इसका आंसर क्या हो गया मेरे भाई? बी। तो पहले हमेशा एनालाइज कर लो कि ये इसमें होना चाहिए। आपके सामने सीधा सीधा आंसर है। विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट represents the accounting equation? अकाउंटिंग इक्वेशन को हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं, सबको याद होना चाहिए। अकाउंटिंग इक्वेशन का मैंने दूसरा नाम बताया हुआ है, इसे हम क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट इक्वेशन। क्यों भैया, क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बताती है? एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। और भैया बैलेंस शीट में भी तो ऐसा ही होता है। तो सवाल पूछा गया कि एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी का मतलब क्या होता है? कैपिटल। तो ये कौन सी स्टेटमेंट बताती है? बैलेंस शीट। यानी आंसर क्या हो गया इसमें? आंसर हो गया मेरे दोस्तों सी। चलिए आगे चलें। विच अकाउंट इज ऑड वन आउट?
ऑड वन आउट साफ साफ पता लग रहा है हमें, सी है। क्यों? ये भी फिक्स एसेट, ये भी फिक्स एसेट, और ये करंट एसेट। इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल लिया गया है, ये करंट एसेट है और ये दोनों फिक्स्ड एसेट्स हैं, इसीलिए ऑड वन आउट कौन सा हो गया? सी। तो सी है हमारा आंसर करेक्ट। चलते हैं आगे। द डेट्स रिटन ऑफ एज बैड इफ रिकवर्ड सब्सिक्वेंटली। तो भैया आपको मालूम होना चाहिए कि बैड डेट्स एक बार हमारे लॉस हो गए और वो पैसा रिकवर हो गया तो समझ लो कि आपकी इनकम हो गई, और उसके लिए जर्नल एंट्री पास होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ये जो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो उम्मीद नहीं थी भैया वो भी पैसा आ गया, तो ये हमारी इनकम बढ़ गई। दैट इज वाई दिस इनकम इज इंक्रीज्ड। कैश बढ़ गया, डेबिट हो गया, इनकम भी बढ़ गई। जिस चीज़ को आप लॉस दिखा चुके हो, जो पैसा अब रिकवर होने का चांस ही नहीं है, अब अगर वो रिकवर हो गया तो मेरे भाई ये तो इनकम ही हो गई। बोलो यस और नो? करेक्ट। सो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, तो इसमें आंसर क्या आना चाहिए? ये देखिए, क्रेडिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। और ये ट्रेड रिजल्ट में कभी क्रेडिट मत कर देना गलती से भी। तो आंसर इसका आ गया ए। चले आगे। अब चलते हैं अपने अगले सवाल पर। लिखा है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स। क्या एक ही अकाउंट को अफेक्ट करती है? दो अलग अलग अकाउंट को अफेक्ट करती है। एक डेबिट है, क्रेडिट है, और एक सेपरेट, दोनों अकाउंट्स को अफेक्ट करती है, राइट? तो टू अकाउंट्स, आंसर ये होना चाहिए ए। टू साइड्स ऑफ द सेम अकाउंट, नो। द सेम अकाउंट ऑन टू डिफरेंट डेट्स, नो। तो आंसर है इसका ए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है अ सेल ऑफ गुड्स टू राम फॉर कैश। कैश पे बेचा तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश की सेल्स किया भैया तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो गया, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो पूछा गया है डेबिट किसे करेंगे, तो भैया ये रहा कैश अकाउंट। वेरी वेरी सिंपल। तो ये आपके ICAI के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, ठीक है जी। अब लेजर की बात आएगी। लेजर के अंदर आपको मालूम है कि जो भी ट्रांजैक्शंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जर्नल एंट्री पास कर चुके हैं, हम उसी की लेजर पोस्टिंग करते हैं। उसी की हम पोस्टिंग करते हैं उसके डिफरेंट अकाउंट्स में। जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स है मान लीजिए, तो कैश अकाउंट में भी पोस्ट होगा और सेल्स अकाउंट में भी पोस्ट होगा, यानी दोनों के दोनों पार्ट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। दिस इज व्हाट वी हैव सीन। इसमें क्या करते हैं हम? क्लासिफिकेशन कर देते हैं, अलग अलग अकाउंट बना दिए जाते हैं और उसमें सारी की सारी एक जुड़ी हुई एंट्रीज डाल दी जाती हैं। सो क्वेश्चन हमारे सामने, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द डेबिट एंड क्रेडिट आइटम्स फ्रॉम अ जर्नल टू देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट्स इन द लेजर इज नोन एज पोस्टिंग। ये तो पता ही है, ये तो ऑप्शन देके बिना ही पता लग रहा है आंसर क्या है, पोस्टिंग। तो इसके अंदर आंसर क्या हो गया हमारा? पोस्टिंग। चलते हैं आगे। द टेक्निक ऑफ फाइंडिंग द नेट बैलेंस। नेट बैलेंस जब भी हम फाइंड आउट करते हैं तो आपको मालूम है क्या करते हैं? ज्यादा साइड में से कम साइड को माइनस करके बैलेंस निकालते हैं, टू बैलेंस CD, बाय बैलेंस CD, और उसको आगे लेके जाते हैं। तो जो नेट बैलेंस फाइंड करने का तरीका है उसे बैलेंसिंग कहते हैं। सो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। द टेक्निक ऑफ फाइंडिंग द नेट बैलेंस ऑफ एन अकाउंट आफ्टर कंसिडरिंग द टोटल्स ऑफ बोथ डेबिट एंड क्रेडिट अपीयरिंग इन द अकाउंट एज बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट। ये तो पता ही लग गया भैया पढ़ते ही। तो ये रहा सी आपके सामने आंसर है। वेरी वेरी सिंपल। अब अगली बात, जर्नल एंड लेजर। बताइए इसके अंदर ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड होती हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यानी डेट वाइज, यस, आंसर तो ये लग रहा है। एंड एनालिटिकल ऑर्डर, यस। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल हुआ तो भैया एनालाइज करते हैं कि कैश वाली एंट्री कैश में जानी चाहिए, सेल वाली एंट्री सेल में, कैश डेबिट टू कैपिटल है तो कैश वाली कैश में, कैपिटल वाली कैपिटल में, राइट? वो एनालिसिस के बाद होता है। तो एनालिटिकल ऑर्डर एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रिस्पेक्टिवली नो, क्योंकि जर्नल में जब भी रिकॉर्डिंग होगी क्रोनोलॉजिकल तरीके से होगी, लेजर में जब भी होगी
एनालिटिकल तरीके से होगी। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ओनली, नो। सो इसका मतलब ये हो गया कि इसका करेक्ट आंसर ए होना चाहिए। ध्यान रखिए, जर्नल में जब भी एंट्री होगी क्रोनोलॉजिकल तरीके से होगी, डेट वाइज होगी, लेकिन जब भी लेजर में होगी तो भैया वहां से क्रोनोलॉजिकल तरीके से तो ऑलरेडी काम हो ही चुका है। अब उस एंट्री को पोस्ट करना है एनालाइज करके कि इस एंट्री में कितने अकाउंट है, जिस अकाउंट की एंट्री की गई है उस अकाउंट में उसे हम लिखेंगे। तो यानी ये एनालिटिकल ऑर्डर को बताता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहला स्टेप होता है और ये दूसरा स्टेप, यानी इसके आंसर हमारा ए है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 4, लेजर बुक इज पॉपुलरली नोन एज, क्या है ये? प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स है। हमने ये बात पहले भी पढ़ी हुई है कि प्रिंसिपल बुक मानी जाती है क्योंकि सारे के सारे आपको इसी के अंदर दिख जाते हैं अकाउंट्स। सब्सिडरी बुक ऑफ अकाउंट्स तो बोलते ही नहीं कभी भी, ठीक है कि नहीं, क्योंकि वो कैश बुक तो आएगी तो बात करते हैं उसकी, लिए तो लेजर है भाई, सेकेंडरी बुक नाम की कोई चीजें नहीं होती। इसीलिए आंसर इसका बी है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर खत्म हो गया, ऑल नॉमिनल अकाउंट्स ऑफ द लेजर बुक आर, भैया आपको पता है कि इनकी बैलेंसिंग नहीं होती, इनका जो अमाउंट होता है सीधा P&L में ट्रांसफर कर दिया जाता है, क्योंकि ये सारे के सारे अकाउंट्स ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होते हैं एंड इनकम्स एंड गेन्स होते हैं। ये सारे के सारे किस में चले जाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट या P&L अकाउंट। ठीक बात है कि नहीं? ट्रेडिंग अकाउंट को भी हम P&L का पार्ट ही बोलते हैं। तो आइए पढ़ लेंगे आंसर क्या है। बैलेंस्ड नॉट ट्रांसफर टू P&L, गलत है ये। नॉट बैलेंस्ड एंड ऑल्सो द बैलेंस इज नॉट ट्रांसफर टू P&L, ये भी गलत है। नॉट बैलेंस्ड एंड देयर बैलेंस इज ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट, जो भी फाइनल बैलेंस निकलता है उसे P&L में डालते हैं, करेक्ट। ये आंसर हो गया हमारा सी। तो चलिए, ये क्वेश्चन आपके जो स्टडी मटेरियल में दिए थे वो हमने किए। अब पहुंचते हैं ट्रायल बैलेंस पर। इन सब की इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर जब वो क्वेश्चंस आएंगे ट्रू फॉल्स वाले विद रीजंस, आपको यहाँ पर उसके रीजन में यही हेल्प करेंगे। ऑब्जेक्टिविटी आपकी इंप्रूव होगी। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट इग्नोर दीज क्वेश्चंस एट ऑल, करेक्ट। तो अब पहला क्वेश्चन, अ ट्रायल बैलेंस विल नॉट बैलेंस। ट्रायल बैलेंस कब बैलेंस नहीं होगा? अगर एक करेक्ट जर्नल एंट्री को 2 बार पोस्ट करोगे तब तो होगा ही होगा, क्योंकि दोनों पार्ट आपने रिकॉर्ड कर लिए। हम यहाँ पर जब ट्रायल बैलेंस की बात कर रहे हैं तो इसमें एक है डेबिट बैलेंसेज, एक है क्रेडिट बैलेंसेज। अगर एक एंट्री को डेबिट में भी डाल दिया 2 बार, क्रेडिट में भी डाल दिया, तो बैलेंस तो हो ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस इज डेबिटेड टू परचेजेस एंड क्रेडिट टू कैश। क्रेडिट कोई ना कोई चीज तो होनी थी। आपने क्रेडिट परचेज को कैश परचेज दिखा दिया, तो बजाय एक चीज डेबिट तो हो ही गई, बजाय लायबिलिटी के बढ़ने के कैश घट गया। एक एसेट बढ़ा और एक एसेट घट गया, उसका भी नेट इंपैक्ट वही आएगा। या फिर एक एसेट बढ़ गया, एक लायबिलिटी बढ़ गई, या एक एसेट बढ़ गया, एक एसेट घट गया, नेट इंपैक्ट तो वही आया। इसका मतलब इससे भी हमारा ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। 500 कैश पेमेंट टू क्रेडिटर इज डेबिटेड टू ट्रेड पेबल फॉर ₹50। यहां गड़बड़ हो गई, अमाउंट में आते ही गड़बड़ शुरू। एक तरफ 50, एक तरफ 500, पक्की बात है नहीं मिलना, यानी इसका आंसर है हमारा सी, करेक्ट। आगे चलते हैं। ₹1500 रिसीव्ड फ्रॉम सब टेनेंट, यानी हमारे टेनेंट का जो टेनेंट है वो सब टेनेंट कहलाता है। मान लीजिए मैंने कोई प्रॉपर्टी किराए पर ली हुई है और मैंने उसे आगे उसका एक एरिया और किसी को टेनेंट बना के दे दिया। अगर ये लॉ अलाउ करता है, हमारा जो एग्रीमेंट है, रेंट एग्रीमेंट अलाउ करता है, तभी हम ये कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं। सो मान लीजिए कि मैंने अगर ऐसा किया कि आगे किसी और को ये रेंट पे दे दिया, फिर क्या होगा? मेरे लिए इनकम है और क्या होगा? तो 1500 रुपए रिसीव किए सब टेनेंट से एंड एंटर्ड करेक्टली इन द कैश बुक, यानी कैश अकाउंट तो डेबिट कर लिया। इट इज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ रेंट अकाउंट, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि रेंट तो आपका खर्चा हो गया इधर एसेट बनाने की बजाय।
इज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ रेंट अकाउंट. सो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट होना चाहिए था, और आपने जो ये वाला रेंट है क्रेडिट करने की बजाय डेबिट कर दिया. बोलो यस और नो. वो भी कितने से? 1500 रुपए से. तो अगर मैं कहूं कि ये रेंटल मेरी इनकम थी क्योंकि मैं सब टेनेंट से रिसीव कर रहा हूं, 1500 रुपए क्रेडिट में लिखने चाहिए थे, यहां तो लिखे नहीं, ऊपर से आपने इसे डेबिट में लिख डाला. तो यानी अगर देखा जाए तो गलती कितने रुपए की हो गई? 1500 रुपए का डेबिट आपने गलत कर दिया. एक तो 1500 की ये गलती हो गई, डेबिट साइड आपकी ज्यादा हो गई, और जो ये क्रेडिट होना चाहिए था ये भी नहीं किया आपने, ये भी नहीं किया. तो इसका मतलब नेट नेट आपकी डेबिट साइड ज्यादा 3000 से हो गई. यानी इसे करेक्ट करने के लिए अगर आप चाहें तो क्या करना पड़ेगा? एक बार ये करना नहीं चाहिए था ना, बट कर दिया. एक बार इस रेंट को, ये जो रेंट आपको नजर आ रहा है, इस रेंट को डेबिट की बजाय क्रेडिट करना पड़ेगा, तो ये निल हो जाएगा इंपैक्ट. बोलो यस और नो. और एक बार और क्रेडिट करना पड़ेगा 1500 से, आपको एक बार और क्रेडिट करना पड़ेगा. तो 1500 का पहला क्रेडिट और उसके बाद 1500 का एक और क्रेडिट करना पड़ेगा, तब जाके ये मिलेगा. इसका मतलब आपने एक्स्ट्रा डेबिट में 1500 नहीं 3000 डाल दिया है, डबल कर दिया है. इसको ठीक करने के लिए सोचो ना क्या करना पड़ेगा. एरर्स भी आपने किया हुआ है. इसको ठीक करने के लिए एक बार 1500 रुपए क्रेडिट करने पड़ेंगे तो लेवल निल हो जाएगा, क्योंकि करना चाहिए था ये और ये किया नहीं. तो और ठीक एक और करने के लिए 1500 दोबारा क्रेडिट करना पड़ेगा. यानी तुमने 3000 रुपए से अपने इस रेंट अकाउंट को एक्स्ट्रा डेबिट किया हुआ है. यही तो इंपैक्ट है. डेबिट टोटल आपका 3000 से बढ़ गया. सो डेबिट टोटल विल ग्रेटर बाय 3000 देन द क्रेडिट टोटल. यस, एक तो बात यही है. द डेबिट टोटल विल बी ग्रेटर बाय 1500. नो, ये आंसर नहीं आएगा. सब्जेक्ट टू द अदर एंट्रीज बीइंग करेक्ट, ये तो कुछ है ही नहीं. आंसर हमारे सामने ए आ गया इसका करेक्ट. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इसी सेम चीज को, बिल्कुल सेम चीज को मैं आपको ट्रायल बैलेंस के जरिए भी बता सकता हूं. जब ट्रायल बैलेंस बनेगा तो जरा सोचिए, आपने क्या किया? क्या किया? एक तरफ कैश दिखाना था, एक तरफ रेंट की इनकम दिखानी थी. कैश 1500 से बढ़ना चाहिए था, उधर रेंट 1500 से बढ़ना चाहिए था क्रेडिट में. बोलो यस और नो. लेकिन आपने यहां 1500 तो दिखाई नहीं, आपने 1500 बल्कि यहां दिखा दिए. अब जरा चेक करो कि डेबिट और क्रेडिट साइड में कितना अंतर है. यहां तो आपने दिखाया ही नहीं है, तो आपकी यहां 3000 अमाउंट आ रहा है और यहां पर निल आ रहा है. तो यानी डेबिट साइड कितने से ज्यादा हो गई? 3000 से ज्यादा हो गई. तो मैंने आपको जर्नल एंट्री, एरर और ट्रायल बैलेंस तीनों के तरीके से समझा दी ये चीज. करेक्ट. चलिए अब करेंगे अपने अगले काम की बारी. आफ्टर द प्रेपरेशन ऑफ लेजर्स, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? ट्रायल बैलेंस बनाना. सिंपल सी बात है. ये रहा बी आंसर, कुछ था ही नहीं इसमें. तो आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस द अकाउंटेंट फाइंड्स द टोटल ऑफ डेबिट साइड शॉर्ट बाय 1500. तो अगर ऐसा शॉर्ट होता है और आप कैलकुलेट नहीं कर पाते हो तो फिर आप क्या करोगे? अगर डेबिट साइड में पता चला डेबिट साइड हमारी कम है, ये है 10,500 और ये टोटल किया तो ये 9,500 9,000 आ रहा है मान लो. सुन रहे हो मेरी बात? डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल ये लिखा हुआ है. यानी आपको कितने रुपए की शॉर्टेज है? 1500 रुपए की शॉर्टेज है. तो वो पूछ रहे हैं कि बताइए कि आप ये 1500 रुपए कहां पर डालेंगे. भाई जब कुछ नहीं पता होता ना तो हम इसमें सस्पेंस अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं. हम यहां सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे. करेक्ट और नॉट? क्योंकि मिलाने के लिए फिलहाल हमें यही काम करना पड़ेगा कि जी सस्पेंस में हमने डाल दिया है. जब पता लग जाएगा तो इस सस्पेंस अकाउंट से उन एरर्स को रिमूव करते रहेंगे. सो आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस द अकाउंटेंट फाइंड्स द टोटल डेबिट साइड शॉर्ट बाय 1500. तो डिफरेंस कहां करेगा वो? ये रहा भैया, डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट. यानी सामने आंसर है हमारे
और आंसर है दोस्तों इसका बी। क्या ये बात समझ में आई अच्छी तरह से? थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। तो आंसर है इसका बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, छोटी छोटी चीजें। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5। अकाउंट हेड्स दिए हुए हैं, डेबिट और क्रेडिट दिए हुए हैं, और ये टोटल 12,500, ये 17,500। ये तो ट्रायल बैलेंस ही लग रहा है साफ साफ। ठीक बात है कि नहीं? अब वो कह रहा है कि डिफरेंस कितना आ गया, 5,000 का डिफरेंस है। द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस इज ड्यू टू, अभी चेक कर लेते हैं। सेल्स क्रेडिट होनी चाहिए थी, क्या क्रेडिट में लिखे बैलेंस? 5,000 का डिफरेंस आ रहा है, क्रेडिट में लिखे हैं जी। परचेज डेबिट होनी चाहिए, डेबिट में लिखे हैं। एक्सपेंसेस डेबिट में लिखे होने चाहिए थे, डेबिट में लिखे हैं। लेकिन सैलरी भी तो एक्सपेंस है। ये देखो, ये गलती हो गई, इसे यहाँ लिखना चाहिए था तो ये ठीक हो जाता। इसे यहाँ से हटाओ, अब टोटल करो, ये भी 15,000, ये भी 15,000। यानी सैलरी अकाउंट जो है रॉन्गली प्लेस कर दिया। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। बहुत सिंपल है। अब चलते हैं आगे। सब्सिडरी बुक्स का चैप्टर। आप क्या इसे है कि मॉड्यूल के अंदर से ही क्वेश्चन सारे के सारे आ रहे हैं। ठीक है जी। अब एक बार अगला पॉइंट किया जाए, परचेज बुक। परचेज बुक वो होती है जहां पर केवल और केवल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स डालते हैं। सबको याद है बात के नहीं? ये बात बताई हुई है। और सेल्स बुक में ओनली क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। जितनी भी कैश की ट्रांजैक्शन है वो कैश बुक में। लेकिन अगर क्रेडिट परचेज ऑफ एनी एसेट कर लिया जाए तो वो जर्नल प्रॉपर में आता है। सो लिखा है परचेज बुक क्या रिकॉर्ड करता है? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। सिंपल सी बात है, आंसर बी है, सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। सेल रिटर्न बुक में क्या होता है? सेल रिटर्न में क्या आता है? रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड ही तो आएगी। रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड सेल्स रिटर्न में। ऊपर तो परचेज वाली लिखी है दोनों, तो इसका पॉइंट तो आने का मतलब ही नहीं है। आगे चलते हैं। सेल्स बुक क्या है? सेल्स बुक क्या है? आप जानते हो कि हमने जो सारी की सारी बुक्स बनाई होती हैं, जो भी हम ये बुक्स बनाते हैं, आपको मैंने ये बात अच्छी तरह पहले भी समझाई थी। और वो ये थी कि जर्नल की जगह, क्योंकि जर्नल बहुत मोटा हो जाता है, उसकी जगह हमने एक काम बनाया था। जर्नल की जगह जर्नल में बहुत बड़ी बड़ी एंट्रीज हो जाती हैं, तो हम उस जर्नल की जगह ये बनाते हैं। याद है? सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, और एंड में बनाते हैं जर्नल प्रॉपर। जो जर्नल एंट्री इन सारी की सारी बुक्स में नहीं आती, और साथ में सबसे पहली वाली कैश बुक, ऊपर की दी हुई इन 7 बुक्स में जो नहीं आती वो जर्नल प्रॉपर में आती हैं। 8 बुक्स है टोटल। ठीक है? तो बेसिकली इसका मतलब ये जितनी भी आपके सामने ये सब सब्सिडरी बुक्स नज़र आ रही हैं, ये सारी किसकी जगह बनाई जा रही हैं? जर्नल की जगह ही तो बनाई जा रही है, उसी का तो पार्ट है। सो देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो गया? ए। आंसर क्या हो गया इसका? ए। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 4। द वीकली और मंथली टोटल ऑफ परचेज बुक। भैया चाहे वीकली करो, चाहे मंथली करो, चाहे जैसे मर्जी करो, परचेज बुक का एंड में से टोटल निकल के जाता क्या है? उधार की सारी परचेज अकाउंट में ही तो जाएंगी, यानी लेजर में जाएंगी। और लेजर में इसके लिए कौन सा प्लेस बनाया हुआ है? परचेज अकाउंट।
तो जाहिर सी बात है डेबिट में जाएगा उसके, डेबिट टू द परचेज अकाउंट। फिर से आंसर ये आ गया। आगे चलते हैं। द टोटल ऑफ सेल्स बुक, ये कहाँ पोस्ट होगा भाई? जैसे वो सेल्स, जैसे परचेज बुक का परचेज अकाउंट में गया है डेबिट में, सेल्स बुक का क्योंकि क्रेडिट नेचर होता है, रेवेन्यू नेचर है, ये भी लेजर में ही जाएगा। लेजर में सेल्स अकाउंट बनेगा, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। इसका आंसर भी ये आ गया। इन विच बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या होता है? जर्नल, ठीक है कि नहीं? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री की कौन सी किताब में, ये देख रहे हो आप, ये जो है जर्नल, इसे हम क्या बोलते हैं? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, करेक्ट। और इसी बुक के सारे पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, करेक्ट। तो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री के ये 8 पार्ट्स हो गए देखा जाए तो। और क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि इन विच बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, 8 में से कौन सी ऐसी बुक है, विल यू रिकॉर्ड अलाउंस ऑफ ₹50 दैट वाज ऑफर्ड फॉर एन अर्ली पेमेंट ऑफ कैश ऑफ 1050। इसका मतलब आप डिस्काउंट कहां करोगे? आपको याद होना चाहिए कि कैश अकाउंट की जगह कैश बुक बनती है, बैंक अकाउंट भी उसी में आ जाता है, डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड भी उसी में आ जाता है। 3 कॉलम कैश बुक बनती थी विद डिस्काउंट कॉलम, याद है कि नहीं? तो भैया जो हमने पेमेंट रिसीव की हैं, पे की हैं विद डिस्काउंट वाली एंट्रीज, वो सारी की सारी कहाँ जाती थी? कैश बुक में जाती थी, याद है कि नहीं? सो इसका आंसर क्या होना चाहिए? क्योंकि तो डिस्काउंट है अर्ली पेमेंट के लिए, अलाउंस क्या है बेसिकली? ये डिस्काउंट अलाउड है, और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट कहाँ बनता है? कैश अकाउंट, कैश बुक में बनता है। हो गया हमारा आंसर बी। चलें आगे। अ सेकेंड हैंड मोटर कार वॉज परचेज्ड ऑन क्रेडिट, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। जो एंट्रीज ऊपर साथ में नहीं आएंगी वो इसमें आएंगी। पहली बात, ये क्रेडिट पे परचेज की गई है, सेकेंड हैंड मोटर कार परचेज किया है, ये फिक्स्ड एसेट है। और आपने उधार पे परचेज किया है, तो उधार पे परचेज की गई गुड्स को तो हम परचेज में डालते हैं, परचेज बुक में, लेकिन उधार पे परचेज किए गए एसेट को कहाँ डालोगे? ये तो भैया जर्नल प्रॉपर भी आएगा। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? जर्नल प्रॉपर, या तो ये लिखा हुआ है आंसर आपके सामने, जर्नल प्रॉपर, या जनरल जर्नल भी कहा जाता है, ये सेकंड नेम है, इसका ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर आ गया भैया ए। आगे चलते हैं। इन विच बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ओरिजिनल एंट्री की बुक वही है 8 बुक्स, उसमें किस में आएगा? विल यू रिकॉर्ड बिल रिसीवेबल ऑफ ₹1000 विच वॉज रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ 1100 दैट इज डिसऑनर्ड। अब सवाल ये आता है कि ये डिसऑनर्ड की एंट्री है भाई, क्या कह रहा है? विल यू रिकॉर्ड अ बिल रिसीवेबल ऑफ 1000 विच वॉज रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹1100। तो भैया जो बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो जाएगा, बिल रिसीवेबल का तो काम खत्म हो गया। अब आपने फुल सेटलमेंट में काम किया था, वहां पर डिस्काउंट भी दिया था, डेटर पहले डेबिट था, आपने डेटर को क्रेडिट किया था और बिल रिसीवेबल को डेबिट किया था। अब आप क्या कहोगे कि ये पैसा मुझे डायरेक्टली अब किससे लेना भैया? अब ये सारा का सारा पैसा मुझे किससे लेना होगा? वापस डेटर से लेना होगा, वापस डेटर से लेना होगा। तो ऐसी सिचुएशन में अब हमारे सामने ये जर्नल एंट्री आ जाएगी, डेटर अकाउंट डेबिट, पूरा 1100 रुपए लेंगे। फुल सेटलमेंट के क्लेम में हमने क्या लिखा था? बिल रिसीवेबल 1000 का था, जो हमने पहले लिया था डेटर से, 1100 रुपए की जगह 1000 का बिल दिया था उसने। हमने उसे पहले डिस्काउंट अलाउ भी किया होगा, डिस्काउंट अलाउ किया होगा कि नहीं? वो डिस्काउंट अलाउड हमें वापस जो पहले डेबिट किया था क्रेडिट भी करना पड़ेगा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट कितना? 100 रुपए,
और वो जो बिल था वो डिसऑनर हो गया, उस बिल की वैल्यू बची नहीं, ये आ गया 1000 रुपये। तो मेरे भाई अब इसे रिकॉर्ड कहाँ करोगे? डेटर की कहानी है, BR की कहानी है, और साथ में डिस्काउंट अलाउड को भी ख़त्म करना है। तो इसके लिए सबसे बेटर प्लेस हमारे पास यही है, जर्नल प्रॉपर। सबसे बेटर प्लेस क्या है हमारे पास? इसका जर्नल प्रॉपर, यहाँ पर इसे रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है। बिल रिसीवेबल में क्यों नहीं करेंगे भाई? क्योंकि इसके साथ एडिशनल आइटम्स देखो कितनी जुड़ी हुई है। ठीक है, चलिए कैश बुक का काम करते हैं। अब अगला लेवल हमारे सामने क्या है जी? द टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक। डिस्काउंट कॉलम जो डेबिट साइड में होगा, ये तो डिस्काउंट अलाउड होगा, बोलो यस और नो? जो भी ये होगा ये तो डिस्काउंट अलाउड होगा, करेक्ट और नॉट? रिकॉर्डिंग कैश डिस्काउंट डिडक्टेड बाय कस्टमर्स व्हेन पेइंग देयर अकाउंट्स इज पोस्टेड टू विच अकाउंट? डिस्काउंट अलाउड, ये तो साफ कह ही दिया ऊपर ही। तो डिस्काउंट अलाउड में दिखाया जाएगा ये डेबिट ऑफ डिस्काउंट अलाउड। और डेबिट में क्यों किया जा रहा है? डिस्काउंट अलाउड तो यहाँ भी लिखा है, लेकिन साथ में क्रेडिट लिख दिया है, गलती करी। और ये तो हमारे लिए एक्सपेंस है, इसीलिए डेबिट में आना चाहिए। सो आंसर शुड बी बी। आगे चलते हैं। कैश बुक इज अ टाइप ऑफ डैश बट इज ट्रीटेड एज डैश ऑफ अकाउंट्स। है तो ये सब्सिडरी बुक, लेकिन ये लेजर का भी काम करती है। लेजर को हम प्रिंसिपल बुक भी बोलते हैं, सबको याद है कि नहीं? सो कैश बुक वैसे टाइप किसका है? सब्सिडरी बुक का है। सब्सिडरी बुक यहाँ भी लिखा है और यहाँ भी लिखा है, बट इट इज ट्रीटेड एज डैश ऑफ अकाउंट। सब्सिडरी बुक ट्रीट नहीं करते, प्रिंसिपल बुक की जगह ही काम आती है। यानी इसका आंसर फिर से हमारे पास ए आ गया। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलम इन 3 कॉलम कैश बुक? पेटी कैश कॉलम कुछ भी नहीं होता भाई, तो आंसर है सी। कैश कॉलम और बैंक कॉलम तो होते ही हैं। कॉन्ट्रा एंट्रीज आर पास्ड ओनली व्हेन, जब भी, केवल और केवल किस केस में? जब भी 3 कॉलम कैश बुक बनती है और उसके अंदर, वैसे तो डबल कॉलम में भी पॉसिबिलिटी यही है। डबल कॉलम में अगर आप उसको काउंट करोगे तो डिस्काउंट कॉलम वाली है, उसमें बैंक कॉलम बना ही नहीं रहे। कैश बुक और डिस्काउंट का बनाते हैं ना जब, तो वो डबल कॉलम कैश बुक कहलाती है। और 3 कॉलम कैश बुक में कैश और बैंक दोनों होते हैं, कैश एंड बैंक दोनों होते हैं। तो देखा जाए तो ये कॉन्ट्रा एंट्रीज तो कैश और बैंक की होती हैं, तो ज़्यादातर कहाँ दिखेंगी आपको? केवल बी में। एक चीज़ हमने ये भी देखी थी कि कई लोग कैश और बैंक भी बना लेते हैं और उसमें डिस्काउंट नहीं बनाते, उसको भी 2 कॉलम बोल देते हैं। लेकिन डबल कॉलम कैश बुक के अंदर ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर इट इज़ नोन एज व्हाट? जहाँ डिस्काउंट कॉलम और कैश कॉलम डबल कॉलम में, करेक्ट? सो इसका आंसर क्या होना चाहिए? बी। बी 3 कॉलम कैश बुक में ही ऐसा होता है। ओके, कैश बुक रिकॉर्ड्स क्या रिकॉर्ड करती है? ऑल कैश रिसीट्स, ऑल कैश पेमेंट्स, या कैश एंड रिसीट एंड पेमेंट बोथ दोनों रिकॉर्ड होती है जिसमें। द बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक इज, पेटी कैश बुक का बैलेंस तो कैश ही हुआ, और कैश क्या होता है? एसेट होता है। इसका मतलब ये तो एसेट हो गया। कैश बैलेंस भाई, छोटे अमाउंट के लिए पैसा रखे हो आपने कि 500 रुपए 1000 रुपए रखे हैं, वो है तो क्या? कैश। कैश एसेट ही होता है। आंसर क्या आएगा? सी। इफ राम हैज सोल्ड गुड्स फॉर कैश द एंट्री विल बी रिकॉर्डेड इन, कहाँ करोगे भाई? कैश बुक में करेंगे। और कहाँ करेंगे? कैश पे हुई एंट्री तो कैश बुक में जाएगी। कहाँ पर लिखी है? पहले ही है, ये रहा भैया ए। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये था कैश बुक तक का काम। देखा जाए तो हमने इसमें 5 चैप्टर्स का काम कर लिया इस पर्टिकुलर सेशन में। एक हमने बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर यानी जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर सब्सिडरी बुक के क्वेश्चंस, और एट दी एंड हमने ये कैश बुक के चैप्टर कर लिए। तो ये जो बेसिक काम था सारा का सारा, वो यहाँ करते हैं हम समाप्त। अगले सेशन में फिर से मिलेंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ ICAI बुक, ICAI स्टडी मटेरियल, ये सिलसिला रहेगा जारी। मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।